सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें कि हमने ज्ञान की ग्रंथियों का उल्लेख किया है। तो बाबूजी ने जो ये ग्रंथियों का ज्ञान हमें बताया है, ये असल में है क्या? आध्यात्मिक यात्रा पर जब हम आगे प्रगति करते हैं, तो कुछ दशाओं का हमें अनुभव होता है। उन दशाओं को शब्दों में बांधकर बाबूजी ने ग्रंथियों का उल्लेख किया है। तो जो भी अभ्यासी इसमें यात्रा करते हुए आगे बढ़ता है, वह इन दशाओं को महसूस करता है। तो ये कुल मिलाकर 13 ग्रंथियां हैं। तो आज जिस ग्रंथि पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है 10वीं ग्रंथि। तो 10वीं ग्रंथि का सबसे पहले हम ये जानेंगे स्थान कहाँ। तो अभ्यासी के शरीर में जो 10वीं ग्रंथि का स्थान है वह ठीक एचडीके से पहले है। तो ये होता है सहस्त्रदल कमल और इससे ठीक पहले यहाँ पर है 10वीं ग्रंथि। तो हमने देखा है कि हमने यहाँ से छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इन सब ग्रंथियों पर चर्चा की है। तो ये जो 10वीं ग्रंथि है, इसमें हमारी दशा किस प्रकार की हो जाती है? तो बाबूजी बताते हैं यहाँ पर हम बंदगी के अभ्यस्त हो जाते हैं। और बंदगी किसकी? मालिक की। इस ग्रंथि पर पहुंचते पहुंचते हम मालिक की बंदगी के अभ्यस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबूजी के निकट पहुंच रहे हैं। हमारा संबंध मालिक और सेवक का हो जाता है। मालिक हैं बाबूजी और सेवक है अभ्यासी, जो कि इस यात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो हम उसके घर को अपना घर समझने लगते हैं। जब हम मालिक के घर के निकट आते हैं, अर्थात मालिक के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो हम उनके घर को अपना घर समझने लगते हैं। जब हम उनके घर को अपना समझने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर स्वामित्व की गंध आएगी। स्वामित्व का मतलब मालिकपन। हम मालिक में लय हो रहे हैं। तो 10वीं ग्रंथि में हम स्वामित्व की गंध में आ जाते हैं। लेकिन बाबूजी यहाँ पर एक बात बताते हैं कि यह जो दशा है यह कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। अभ्यासी अभ्यास करते हुए, प्रगति करते हुए जब आगे बढ़ता है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके अंदर ये स्वामित्व वाली दशा उत्पन्न होगी। वो कैसे होता है? तो बाबूजी बताते हैं कि जब अभ्यासी अभ्यास करते हुए मालिक के समीप पहुंचता है, तो सामीप्यता की वजह से उसके अंदर ये दशा उत्पन्न होती है कि मालिक का घर मेरा घर है। इसको यूं भी मान सकते हैं आप कि जब भी कोई व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचता है, तो उसको शीतलता प्राप्त होती है, ठंडक का एहसास होता है और वही शीतलता की तरंगें उसके मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार जब अभ्यासी मालिक के समीप जाता है, तो उसके अंदर भी ये स्वामित्व का भाव उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। और उसके बाद बाबूजी क्या कहते हैं कि अपना सम्मान खुद करने लगते हैं। हमें ये महसूस होने लगता है कि मैं और मालिक एक ही हैं। मैं मालिक में लय हो रहा हूं और मालिक ही मेरे को शक्ति प्रदान कर रहे हैं और वह सारी शक्ति मेरी है। उसके बाद बाबूजी एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बाबूजी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को चंदन की सुगंध लेनी हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे किसी चंदन के वृक्ष के निकट जाना पड़ेगा। पर बाबूजी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति चंदन को घिसकर अपने माथे पर लगा ले, तो वह चंदन की खुशबू, सुगंध उसे हर क्षण आएगी। इसी प्रकार जब हम मालिक के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वह सारी गंध, स्वामित्व की गंध हमेशा हमारे अंदर रहती है। तो इसके बाद की दशा क्या है? इसके बाद बाबूजी बताते हैं कि हम उसकी ड्योढ़ी पर पहुंच जाते हैं। ड्योढ़ी का मतलब उसका द्वार। तो मालिक के क्षेत्र का जो द्वार है, हम वहां पर पहुंच जाते हैं।
जब मालिक के ड्योढ़ी पर हम पहुंच जाते हैं तो मालिक को ये खबर मिल जाती है कि कोई अभ्यासी सेवक मेरी ड्योढ़ी पर पहुंच गया है, और बाबूजी उसको स्वीकार करते हैं। वैसे तो इस 10वीं ग्रंथि तक भी बाबूजी ही हमें पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें फिसलन का डर होता है, इसलिए हमें हर क्षण बाबूजी के सतत स्मरण में रहना पड़ता है। और बाबूजी को जैसे ही पता लगता है कि सेवक उसकी प्रतीक्षा कर रहा है तो बाबूजी उसको प्रवेश दे देते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर कुछ समरूपता भी बढ़ने लगती है। समरूपता मतलब वैसा ही महसूस करना। तो अभ्यासी को यह महसूस होने लगता है, ये हमने पिछली ग्रंथि में भी उल्लेख किया है कि ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, मैं स्वयं ही मालिक हूं। एक पत्र में संत कस्तूरी ने लिखा है कि बाबूजी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही आपको प्राणाहुति दे रही हूं। तो ये दशाएं हैं, ना कि उसकी भ्रम की स्थिति है। बाबूजी ये भी लिखते हैं कि ये यहां पर ईश्वर का काम समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय क्षेत्र के बाद ईश्वर की गुजर नहीं है। तो जहां ईश्वर की गुजर नहीं है वहां पे भूमा का कार्य प्रारंभ होता है। तो भूमा कौन? हमारे मालिक। और हमारा भूमा से संबंध आरंभ हो जाता है। तो इस ग्रंथि से, 10वीं ग्रंथि से हमारा संबंध जो है वो भूमा से आरंभ हो जाता है और हमारे बंधन जो हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से 10वीं ग्रंथि में ये वाली जो दशाएं हैं हम इसको महसूस करते हैं। अब बाबूजी एक चीज और लिख रही हैं कि यहाँ पे इस ग्रंथि पर कोई बिरला ही पहुंचता है, लेकिन अगर उसको कोई सद्गुरु मिल जाए तो वह सारी ग्रंथियों में लय अवस्था और सारूप्यता प्रदान करते हुए उसको इस ग्रंथि पर ले आता है। बाबूजी कहते हैं यहां पर हवा की भी गुजर नहीं है। ये वो स्थान है जहां पर हवा भी नहीं है। तो हवा नहीं है तो क्या है? हवा का बदला हुआ रूप। तो बाबूजी कहते हैं जो हवा का बदला रूप है उसका अर्थ है कि केवल हवा का तत्व विद्यमान है। यहां पर हवा का तत्व विद्यमान है। तो उसके बाद बाबूजी कहते हैं कि इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये तत्व क्या है। तो बाबूजी बताते हैं कि इस तत्व को हम शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि शून्य भी उस दशा के लिए शब्द भारी है। तो बाबूजी कहते हैं क्योंकि तुम भूमा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो तो इसे भूमा की छाया मान लेते हैं। पर बाबूजी कह रहे हैं नहीं, भूमा की छाया शब्द भी यहां पर भारी है। तो फिर क्या किया जाए? तो बाबूजी कहते हैं कि अभ्यासी के मन में यह दशा बनी रहती है कि भूमा हर क्षण यहां पर मौजूद है, लेकिन अभी उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। हमें इस ग्रंथि पर यह महसूस होने लगता है कि सर्वत्र जब हम भ्रमण करते हैं इस ग्रंथि में तो सर्वत्र वहां पर मालिक ही विद्यमान है। और वह मालिक भी कौन है? अविनाशी व अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके, जिसका विनाश ना किया जाए, जो कि शाश्वत है। तो वह हमें महसूस होता है इस ग्रंथि में।